एवरीवन, हम लोग 2024 का अभी जो रीसेंट पेपर जून में हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे थे। हम लोगों ने 125 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर लिया है। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि और 25 क्वेश्चंस बचे हैं पूरे 100 क्वेश्चंस होने में, जो कि रीसेंट पूछा गया था। मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस कराए हैं। बाकी जो डेटा बेस्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे उसको जब मैं SRS डेटा और इकोनॉमिक डेटा अभी कराऊंगी कुछ दिन में, तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंक्रीज ओवर फॉरेन इंटरेस्ट रेट विल बी रिजल्ट इन। तो अगर हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा इसमें बोला है कि जब हम जैसे ही डोमेस्टिक इंटरेस्ट फॉरेन इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट से इंक्रीज़ करेगी तो उसमें हमारा जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट करेगी, क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें कमी आएगी, डेप्रिसिएट करेगा वो हमारा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अगर हम डोमेस्टिक करेंसी को कम करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट था। अब ये है, हमें ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सैम्पल स्टैंडर्ड दिया है, सैम्पल वेरिएंस दिया है, डिफरेंस इन टू वेरिएंस दिया है, डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल दिया है, इसको हमें मैच करना है। तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसको हम सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और जब ये टू और ये कैंसिल हो जाता है वही हमारा बन जाता है सैम्पल वेरिएंस। और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल मीन हम दिखाते हैं इससे, और उसके बाद हमारा जो करेक्ट मैच करेगा डिफरेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मीन, तो ये हमारा फर्स्ट। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से A एंड B हैव सेम प्राइस। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके A और B में सेम प्राइस है, और द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो हमें दिया हुआ है A एंड B का वो प्रोड्यूसिंग है गिवन आउटपुट का। तो हमें बताना है कि किस पॉइंट पे हमारा आइसोकॉन्ट जो स्लोप है वो हमें अचीव होगा। तो अगर हमें इस तरह के अगर कोई भी चीज़ों को देखने को मिलता है तो जो प्राइस हमारा पी ए है A का, और जो हमारा प्राइस है B का वो हम उसको डिनोट करेंगे PB से। अगर हमें स्लोप निकालनी होती है तो स्लोप हमेशा निगेटिवली जाती है ऐसे, तो हम माइनस PA और अपॉन PB, और ये इक्वल होगा माइनस PA अपॉन PA। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यानी कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन A और B का तभी अचीव होगा जहाँ पे आइसोकॉन्ट का स्लोप -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हमें 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल दिया हुआ है और हमें वेरिएंस दी हुई है, TSS दिया हुआ है, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस RSS अपॉन TSS। अब इसमें RSS और TSS आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी इसी में आपको पहले बताया था। अब हमें बताना है कि हमें अगर वेरिएंस टर्म गिवन हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं RSS, यानी कि तो हमें अगर RSS, हमें वेरिएंस टर्म पता है, हमें वेरिएंस दिया है एरर टर्म का, तो हम RSS कैसे फाइंड करेंगे। तो RSS का फॉर्मूला होता है हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर मतलब एरर, और हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं n-k को। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13, तो n की वैल्यू हमें ऑलरेडी 13 दी हुई है, और जो k है वो 2 है, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स के लिए देखना है रिग्रेशन मॉडल में। तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये वेरिएंस हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो वेरिएंस हमें दिया हुआ है 0.893652 इंटू k की वैल्यू 13 - 2। अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद लगभग अगर 0.89365 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 - 2 11 से तो हमें 9.830172 फाइंड आउट होगा। तो ये है हमारा RSS। अब हमें TSS ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम RSS को उसमें पुट आउट कर देंगे। तो R² हमारा हो जाएगा 1 माइनस 9.830172 अपॉन TSS की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है तो उसको पुट कर देंगे 105.1188। अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार आप डिवाइड कर लीजिएगा ओवरऑल। तो इसको डिवाइड करने पे हमें फाइंड होगा 1 माइनस 0.09351488 और जब हम इसको माइनस करेंगे इससे तो हमें मिलेगा 1.90648। तो R² की वैल्यू आ जाएगी 0.90648 जो कि 0.90648 तो यहाँ पे हमें मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द शॉर्ट रन विच ऑफ फॉलोइंग ऑलवेज गेट स्मॉलर एज आउटपुट इंक्रीजेज। तो शॉर्ट रन में क्या स्मॉलर होता है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करती जाती है। तो अगर हम देखें ये हमारा क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये ऐसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ये है एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारा ये है, मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो क्या हमारा ऑलवेज स्मॉलर होगा जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी। तो आउटपुट इंक्रीज होने से हमारा जो AFC है यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है यही हमारा स्मॉलर होता है। नेक्स्ट है हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और सेविंग रेशियो दी हुई है और हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और हमें स्टडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर फाइंड करना है। तो स्टडी स्टेट आउटपुट पर वर्कर का फॉर्मूला होता है स्टडी स्टेट कैपिटल। अगर हम हेरल्ड सोलो मॉडल की बात करें तो स्टडी स्टेट कैपिटल I=S.Y होता है। स्टडी स्टेट कैपिटल में L कांस्टेंट होता है तो इस वजह से हमारा यहाँ पे L कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, L जब हमारा कांस्टेंट रहेगा तो अब हम इन्वेस्टमेंट इक्वल करेंगे डेप्रिसिएशन के हमारे स्टडी स्टेट ग्रोथ के लिए। तो हम अब देखेंगे तो I हमारा ये K के इक्वल होगा। अब हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो हमारा ये I से एक दूसरे से सब्सटीट्यूट हो जाएगा तो SY = दिस। अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है 0.1 तो उससे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा SY और ये 0.1 × K। अब हम क्या करेंगे, Y हमें ऑलरेडी यहाँ पे Y यहाँ पे दिया हुआ है, Y की वैल्यू K क्योंकि L तो हमारा 1 है, स्टडी स्टेट कांस्टेंट में लेबर हमारा कांस्टेंट होता है। तो Y की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे SK की पावर हाफ और ये हो जाएगा 0.1 K। तो ये 0.1 है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा S की वैल्यू भी हमें दी हुई है 3.3 तो S की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेविंग रेट हमारा 0.3 है तो 0.3 K की पावर हाफ और यहाँ पे 0.1 K। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें K जो मिलेगा वो मिल जाएगा 0.09। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इस वैल्यू को हम इधर लेके जाएंगे, K को हम इधर लेके आएंगे। तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो हमारा ये हो जाएगा 0.1/3 तो 0.1/0.3 ये हो जाएगा और यहाँ पे K आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो हमें K मिल जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे जो वैल्यू हमें K की दी हुई है। तो अभी हमें K पता चल गया तो Y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.09 और ये हाफ। तो Y की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो 0.03 तो Y हमारा मिल गया ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है।
कि कौन किससे मैच होगा। तो अगर हम डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम डिवैल्यू करते हैं, यानी कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। इमेसराइजिंग ग्रोथ, जब हैवी एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ करते हैं तो हम इमेसराइजिंग ग्रोथ करते हैं। ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है, और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट पैक्ड एट वर्ल्ड रेट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉस्ट थ्योरम। तो कॉस्ट थ्योरम क्या होता है, जहाँ पे दो पार्टीज एक दूसरे के साथ बार्गेनिंग करती हैं और जिससे वो एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेती हैं एक्सटर्नलिटीज़ के लिए, और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को वो आगे बढ़ाती हैं। एवरीवन को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, ये तो करेक्ट है। कॉस्टलेस ट्रांजैक्शन होगा, ये भी करेक्ट है। एंड प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी। तो दोनों लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअली सब कुछ समझ लेते हैं। देयर इज एग्जिस्ट वेल्थ एंड इनकम इफेक्ट। तो वेल्थ और इनकम इफेक्ट नहीं फोकस करता है, क्योंकि ये फोकस करता है इफ़िशियंसी को और कैसे रिसोर्स का एलोकेशन हो सके इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, और साथ ही साथ ये इसमें जो रोल ऑफ ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है ये भी 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट निकालना था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हमें SDG स्कोर बताना है 2020 के अकॉर्डिंग कि कौन किसका स्कोर था। इससे भी रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक ऑलरेडी वीडियो दिया है, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स के सेक्शन में देख सकते हैं। तो यूपी का जो SDG स्कोर है वो है 60। कर्नाटका का SDG स्कोर है 72। मध्य प्रदेश का स्कोर है 62 और तमिलनाडु का स्कोर है 74। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन 4 है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन में ये पूरे हमारा कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं होता है पूरे लाइफ स्पैन में, क्योंकि हम जब हम नहीं कमाते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा कंजम्पशन हम अपना जो भी सेविंग करते हैं उसी में करते हैं। तो हमारा ये तो गलत है। कंज्यूमर मोर वाइल अर्निंग, कंज्यूमर कंज्यूम मोर वाइल अर्निंग। तो जब अर्निंग करता है कंज्यूमर तो वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, ये तो करेक्ट हो गया हमारा। सेविंग इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ये भी गलत है। रिटायरमेंट कंजम्पशन इज इंटायरली फाइनेंस थ्रू डिस सेविंग। तो जो भी डिस सेविंग होती है उससे फाइनेंस की जाती है। और कंजम्पशन कीप इंक्रीजिंग विद एज, तो ये भी ऐसा करेक्ट नहीं है। तो हमारा सी और डी सिर्फ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग ग्रीन डेट सिक्योरिटी किस पीरियड में कितनी थी, इस आंकड़े को अभी ये आंकड़ा मुझे नहीं मिला तो इसीलिए मैं इसको अभी नहीं करवा पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इसको मैच करना है कि स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल किसने दिया है। तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल पाउल सैमुअल्सन ने दिया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जिसने दिया है उसका नाम है रायमंड वेरॉन। परफेक्ट सिमिलरिटी हाइपोथेसिस दिया हुआ है सैफरॉन बी लिंडल ने। और प्राइस मैग्निफिकेशन इफेक्ट दिया है स्टॉपलर सैमुअल्सन ने। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया हुआ है मोनोपोलिस्ट का, हमें मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें PY और PX दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा दे रही हूँ। हमें PX दिया हुआ है ऑलरेडी। PX हमें दिया है 36 माइनस 3X दिया है। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हमें PY यहाँ पे दिया हुआ है। तो PY और PX को हमें अगर निकालना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले तो हमें टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू हमारा होता है P इंटू X। तो हमारा ये P इंटू X के लिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि पहले हमें PX फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 36X माइनस
6x² हो जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा, अगर हम इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करके मिलेगा 36 माइनस ये 3 था, 36 माइनस 6x। तो हमें इसमें TR निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम 0 से इसको इक्वेट किए हैं, ये उधर चला गया तो 36/6, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही टोटल रेवेन्यू निकालेंगे y का। तो y 56 में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा, मतलब ये y का मल्टीप्लाई होगा। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के टर्म में, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करेंगे y के टर्म में, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आएगा 56 माइनस 8y। अब हमें y कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। अब ये 56/8y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू 7 मिल गई। तो हमें इस 6 को और 7 को हमें इक्वेट करना हो, हमें इसको पुट करना होगा हमारे टोटल आउटपुट में। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा px है उसमें ऐड हो जाएगा हमारा, पहले तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में 6 को। तो 36 × 6 प्लस 36 माइनस है ये यहाँ पे 36 × 6 और ये हो जाएगा 3 × 3 का 6 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 36 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 216 माइनस 3 और इंटू 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108 और इसको माइनस करेंगे तो 108 ही आएगा। अब हम y वाले इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो 56 × 7 माइनस 4 × 7, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 392 माइनस 196, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 4 7 35 39। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 196। तो 196। अब हमें निकालना है मैक्सिमम रेवेन्यू। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए मैं इसको करूँगी ऐड। तो जब हम इन दोनों को हम ऐड करते हैं 196 जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है y का और x की जो वैल्यू मिली है 106, तो 106 इन दोनों को 108 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आ जाएगा 430। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा 4304। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने x का वैल्यू निकाला उसको टोटल रेवेन्यू निकालने के बाद, फिर y की वैल्यू निकाली मैंने टोटल रेवेन्यू निकालने के बाद, उसके बाद मैंने उस जो x की वैल्यू निकाली थी उसको टोटल रेवेन्यू में रखा, y की वैल्यू को टोटल रेवेन्यू में रखा और फिर उसको मैंने जोड़ दिया दोनों को, तो हमें फाइंड आउट हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट था। अगर हम HDI स्कोर देखें मीन ऑफ स्कूलिंग ईयर की तो वो 6.7 है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को HDI की वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें मीन ईयर मैंने बताया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। इफ़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज़ लो देन विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो अगर कभी भी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी की लो हो जाती है तो हमारा जो हमारा LM कर्व है ये फ्लैट हो जाता है, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होगी। तो लो होती है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होती है तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट की इलास्टिसिटी तो ये यहाँ पे 1 होती है, जब लो होती है तो ये हमारी फ्लैटर चली जाती है ऐसे। तो LM कर्व हमारा फ्लैटर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है हमारा 1 से लेके 41 तक
से 45 तक 5 क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको पैसेज देखना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से ये क्वेश्चन ज़रूर करवा दूँगी। तो ये पहले देख लीजिए, इसको पॉज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो ये पॉज करेंगे, उसको पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको पॉज कर लीजिएगा, बैक जाइएगा, देख लीजिएगा। अगर किसी के पास पेपर है तो वो पेपर देख लेगा, जिसके पास पेपर नहीं है वो ऐसे देख लेगा, पॉज कर लेगा, पढ़ लेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करने के बाद आप फिर से ये नेक्स्ट जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो जब ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे तो फिर एक पैसेज आएगा। सारे पैसेज बहुत ईजी हैं, आप एक बार देख सकते हैं। ये पैसेज है, इस पैसेज को पढ़िएगा, पॉज करिएगा, पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस को पॉज करिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे उसके और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको भी पॉज करिएगा और करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब एंड शेयर